अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमके ब्राइट केमिस्ट्री स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड वाला पोर्शन हम लोगों ने शुरू किया हुआ है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ ये होती है कि ये ज्योमेट्रिकल शेप, यानी कि इनकी एक ज्योमेट्री होती है, ख़ास ज्योमेट्री होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड की। बिकॉज उनके अंदर जो अरेंजमेंट होती है एटम्स की, 3 डायमेंशन के अंदर जो एटम्स अरेंज होते हैं वो एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट को फॉलो करते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स जो भी आयंस होते हैं या एटम होते हैं, अब उनका एंगल जो होता है, ठीक है, एक साइड का दूसरी साइड के साथ एंगल। मसलन ये देखो, ये मेरे पास एक शेप है, ठीक है, क्रिस्टलाइन शेप है मेरे पास, ये मैंने ड्रा किया है हेक्सागोनल। अब ये भी मेरे पास एक शेप है, ये भी हेक्सागोनल ही है, ये थोड़ी लॉन्गेटेड है। अब ये वाला फेस, ये दूसरा फेस, इनके दरमियान जो एंगल होता है वो भी हर क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर स्पेसिफिक होता है। और इनकी जो लेंथ होती है, हमने पढ़ा था कि हर एक क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये जो लेंथ होती है ये भी स्पेसिफिक होती है, क्योंकि 7 किस्म के यूनिट सेल में फ़र्क मेन यही था कि हर एक यूनिट सेल में ये जो लेंथ होती है ये डिफरेंट होती है और एंगल जो होता है वो भी एंगल डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से हर एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्पेसिफिक शेप ज्योमेट्री किस वजह से होती है। वजह यही होती है कि हर में डेफिनेट एंगल, डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट फेस होता है। अब ये मेरे पास एक क्रिस्टलाइन शेप है, ठीक है, मसलन ये वाली एक मेरे पास क्रिस्टलाइन शेप है और ये वाली भी एक क्रिस्टलाइन शेप है। अब इन दोनों में इंटरफिशियल एंगल, इंटरफिशियल एंगल कहते हैं दो साइड, दो फेसेस के दरमियान जो एंगल बनता है उसे कहते हैं इंटरफिशियल एंगल। ये इंटरफिशियल एंगल चेंज नहीं होता। मसलन ये हेक्सागोनल शेप थी, ये शेप बननी थी क्रिस्टल की। अब यानी कि कूलिंग तेज़ की है, कूलिंग तेज़ करने की वजह से हमारे पास जो शेप बनी है हेक्सागोनल की वो एलोंगेटेड हो गई है। लेकिन यहाँ पर भी एंगल जो होगा, एंगल कभी भी चेंज नहीं होगा। इंटरफिशियल एंगल, द एंगल बिटवीन द फेसेस विल नेवर बी चेंज्ड, कभी भी चेंज नहीं होगा। जिस मर्जी शेप के अंदर वो ग्रो करती है क्रिस्टल, इस शक्ल के अंदर ग्रो करना था लेकिन फास्ट कूलिंग करने की वजह से इस शेप में वो चली गई है। लेकिन इंटरफिशियल एंगल में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, ना इनकी इंटरफिशियल एंगल चेंज होगी ना फेसेस। इवन कि आप जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको ग्राइंड कर दें, पाउडर फॉर्म में भी ले आए, तो फिर भी इनकी जो एंगल्स होते हैं वो सेम रहते हैं। ठीक है, ये कभी भी चेंज नहीं होते, ना एंगल ना इनके फेसेस जो होते हैं। ये थी हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो होती है ज्योमेट्रिकल शेप, यानी कि इनकी एक फिक्स ज्योमेट्री, एक फिक्स शेप होती है। दूसरी प्रॉपर्टीज़ पर आते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं ये भी एक डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। मसलन जो सोडियम है, सोडियम का अपना मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। हर एक सब्सटेंस, हर एक सॉलिड के एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं, किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की ईजिली आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट है इसका क्लीवेज एंड क्लीवेज प्लेन। द ब्रेकिंग ऑफ ए क्रिस्टल इनटू अ स्मॉलर आइडेंटिकल पीसेस इज़ नोन एज क्लीवेज, यानी कि क्रिस्टल को छोटे छोटे पीसेस में तो कन्वर्ट कर देना, वो उसका क्लीवेज कहलाता है। ठीक है, जब एक क्रिस्टल को तोड़ना होता है तो हर एक क्रिस्टल के अंदर कुछ वीकेस्ट पॉइंट होते हैं जहाँ पर क्रिस्टल को तोड़ा जा सकता है। हर एक क्रिस्टल में, ये मेरे पास एक क्रिस्टल है, ठीक है, इसमें ये वाला वीकेस्ट पॉइंट है, यानी कि इस पॉइंट से अगर आप काटें क्रिस्टल को तो ये क्रिस्टल 2 हिस्सों में ये तोड़ी जा सकती है। अगर इस प्लेन के ज़रिए काटें तो इस प्लेन के ज़रिए भी क्रिस्टल को तोड़ा जा सकता है, यानी कि ऐसा प्लेन, द प्लेन बाय विच क्रिस्टल कैन बी डिवाइडेड इज़ नोन एज क्लीवेज प्लेन, उसे कहते हैं क्लीवेज प्लेन। अब मैंने आपको बताया कि इस प्लेन से काटे तो क्रिस्टल को काटी जा सकती है। अगर मैं इधर से ऐसे काटना शुरू करूँ क्रिस्टल को तो ये क्रिस्टल नहीं काटी जा सकती, क्योंकि ये प्लेन ही नहीं है इसको काटने वाला। मैंने आपको बताया कि हर एक क्रिस्टल में कुछ वीकेस्ट पॉइंट होते हैं जहाँ पर ही क्रिस्टल को तोड़ा जा सकता है। ऐसा नहीं कि क्रिस्टल को जिधर से चाहे आप तोड़ें और वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगी। कुछ मखसूस पॉइंट होते हैं एक क्रिस्टल लेटस के अंदर, जिस पॉइंट पर आप लोग जब फोर्स अप्लाई करते हो या प्लेन गुजारते हो तो वो क्रिस्टल अपने 2 आइडेंटिकल पीसेस में या 2 या काफ़ी आइडेंटिकल पीसेस में कन्वर्ट हो जाती है। ये प्रोसेस कहलाता है क्लीवेज। ठीक है, तो यहाँ से मैं पता चल गया कि क्लीवेज जो है वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। इस डायरेक्शन में अगर क्रिस्टल को काटे तो क्रिस्टल काटी जा सकती है, लेकिन अगर इस डायरेक्शन में काटे तो क्रिस्टल को नहीं काटा जा सकता। तो यहाँ से मैं पता चल गया कि क्लीवेज इज़ एन एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। क्रिस्टल यानी कि ये भी एक एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी इस वजह से मैंने कहा क्योंकि ये डिपेंड करती है डायरेक्शन टू डायरेक्शन। अब इसके बाद हमारी जो तीसरी, इसके बाद चौथी प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास है जी एनआइसोट्रोपी।
व्हाट इज़ एन आइसोट्रॉपी? द फिनोमिना इन विच इंटेंसिटी ऑफ ए फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन डायरेक्शन। यानी कि ऐसा फिनोमिना, ऐसा प्रोसेस जिसमें जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, वो प्रोसेस कहलाता है एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। हम लोगों ने जब ये पिछला लेक्चर यूनिट सेल वाला से पीछे जो एक लेक्चर पढ़ा था हम लोगों ने क्रिस्टलाइन सॉलिड और इमॉर्फस सॉलिड, इनमें जो मेन फ़र्क किया था उसमें हम लोगों ने एन आइसोट्रॉपिक का जिक्र किया था। मैंने आपको बताया था कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एन आइसोट्रॉप होते हैं। क्यों एन आइसोट्रॉप होते हैं? क्योंकि इनमें जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है डायरेक्शन टू डायरेक्शन चेंज होती है। अब ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो चेंज होती रहती है डायरेक्शन टू डायरेक्शन वो कहलाती है एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़। सॉलिड के अंदर ये खसूसियात पाई जाती है क्योंकि उनके अंदर जो अरेंजमेंट होती है एटम्स की वो एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है 3 डायमेंशन के अंदर। स्पेसिफिक अरेंजमेंट होने की वजह से हर साइड पर जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो एक जैसी नहीं होती। मसलन ये मेरे पास एक सॉलिड है, ठीक है, ये मैंने लिया क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर मैं इस डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक करंट को गुजारूं, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक इस मॉलिक्यूल को फेस कर रहा है, फिर बड़े मॉलिक्यूल को, छोटे को, फिर इसको, फिर अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट को इस डायरेक्शन में गुजारूं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट सिर्फ ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को फेस कर रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट की इंटेंसिटी चेंज अलग होगी। अगर इस डायरेक्शन में देखें वो अलग होगी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एनिसोट्रोप होते हैं बिकॉज इन क्रिस्टलाइन सॉलिड इंटेंसिटी ऑफ ए फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज फ्रॉम डायरेक्शन टू डायरेक्शन। थर्मल कंडक्टिविटी वो भी एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी है बिकॉज इट डिपेंड अपॉन डायरेक्शन। ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है वो कहलाती है एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये भी एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी है। अब इसके बाद आ जाती है हमारी जो पांचवी प्रॉपर्टी है वो ये सिमेट्री। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर एक सिमेट्री पाई जाती है, यानी कि जब क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग 360 के एंगल पर रोटेट करते हैं, रोटेट करने के बाद इनके जो एंगल या फेसेस होते हैं, एंगल फेसेस जो इनकी साइड्स होती हैं जिसे हम लोग कहते हैं वो रिपीट होती हैं। यानी कि मैंने जब इसको एक 360 एंगल पर मैं घुमाऊंगा तो वो दोबारा रिपीट होंगी। द रेपिटिशन ऑफ फेसेस एंगल एंड फेसेस एंगल एंड एजेस ऑफ ए क्रिस्टल व्हेन क्रिस्टल इज रोटेटेड बाय 360 इज नोन एज सिमेट्री, उसको कहते हैं सिमेट्री। अब उसके बाद आ जाती है जो छठी प्रॉपर्टी है वो ये है कि हैबिट ऑफ ए क्रिस्टल। द शेप इन विच अ क्रिस्टल जनरली ग्रो इज नोन एज हैबिट ऑफ ए क्रिस्टल। जिस शक्ल के अंदर यानी कि क्रिस्टल ग्रो करता है उसको कहते हैं हैबिट ऑफ क्रिस्टल। NaCl है, NaCl को जब यानी कि हम लोग कूल करते हैं, इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म बनाते हैं, क्रिस्टलाइन शेप बनाते हैं इसकी, तो क्यूबिक आती है, ठीक है। अब क्यूबिक ही रहेगी NaCl क्योंकि इस शक्ल में वो ग्रो करता है। अगर आप लोग इसको यानी कि कंडीशंस को चेंज नहीं करते, मतलब इसको स्लो कूलिंग करें या फास्ट कर लें तो शेप उसकी क्यूबिक ही रहेगी, ठीक है ना। अब इधर देखें ये जो शेप है हेक्सागोनल है, ये मैंने शेप तो इसकी चेंज नहीं ना हुई, फास्ट कूलिंग की है लेकिन शेप वो ही रही है, हेक्सागोनल थी हेक्सागोनल ही है। यहाँ पर भी NaCl की अगर क्यूबिक शेप है तो वो क्यूबिक ही रहेगी, ठीक है, अगर आप उसे स्लो कूलिंग करें या फास्ट। लेकिन जब आप कंडीशंस को चेंज कर लेंगे, मसलन ये मेरे पास NaCl है, NaCl मैंने लिया है, आप ऊपर से 10% यूरिया इसके अंदर ऐड कर दें। जब 10% यूरिया ऐड करेंगे तो इसकी शेप शक्ल जो होगी वो चेंज होगी, वो ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। बाय चेंजिंग कंडीशंस शेप ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड चेंज, ठीक है। कंडीशन अगर चेंज करेंगे तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। अब इसके बाद जो प्रॉपर्टीज़ आती है पॉलीमॉर्फिज्म आ जाती है, ठीक है, एलोट्रोपी है, ये भी इधर डिस्कस करते हैं। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड की वो है आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें एक यानी कि दो डिफरेंट सब्सटेंसेस एक ही क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, उसे कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। मसलन ये मेरे पास था NaNO3, ये था KNO3, ठीक है। ये दोनों डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, दो डिफरेंट कैटेगराइज के क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों रोहम्बोहेड्रल शेप में एग्जिस्ट करते हैं। इस फिनोमिना को कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। अब इस फॉर्म में एग्जिस्ट करने की मेन रीज़न क्या है? क्योंकि इनमें एटॉमिक रेशो देखें, Na 1 है, नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, यानी कि 1-1-3। इधर आ जाए, इधर एटॉमिक रेशो देखें, 1 पोटाशियम 1 है, नाइट्रोजन 1 है और जो ऑक्सीजन है वो 3 है। एटॉमिक रेशो एक जैसी होने की बिना पर ये दोनों कंपाउंड, ये दोनों सॉलिड्स एक जैसी क्रिस्टलाइन फॉर्म रोहम्बोहेड्रल में एग्जिस्ट करते हैं। इस फिनोमिना को कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। अब इसके बाद है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म भी एक फिनोमिना है जिसके अंदर एक सब्सटेंस
मसलन एक सॉलिड जो है वो एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। AgNO3 मेरे पास एक सब्सटेंस है, सॉलिड है, ये रोम्बोहेड्रल और ऑर्थोरोम्बिक इन दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऐसा फिनोमिना कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म। जब ये इन दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी है। क्यों एक जैसी है? क्योंकि AgNO3 है तो AgNO3 दोनों में, ठीक है ना, यानी कि सिल्वर नाइट्रोजन ऑक्सीजन तीनों में एक जैसे एलिमेंट्स, तो एटम्स तो एक जैसे है ना, एटम्स एक जैसे होने की बिना पर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हैं, लेकिन इनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है, जिसकी बिना पर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है एलोट्रोपी। एलोट्रोपी और जो पॉलीमॉर्फिज्म है एक जैसे ही है, लेकिन ये फिनोमिना कंपाउंड का, ये फिनोमिना है एक एटम का, यानी कि एक सिंगल एटम का मोर देन 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करना एलोट्रोपी कहलाता है। अब कार्बन एटम है, ये एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक फॉर्म में हेक्सागोनल, दूसरी है क्यूबिक, इन 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर भी हम लोग कह सकते हैं कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक जैसी हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी कैसी है? जब इनको दोनों को हीट करें, यानी कि इसको भी जलाया जाता है, इसको भी जलाया जाता है, तो CO2 एमिट होती है दोनों के केस में, जिसकी वजह से हमें पता चल गया कि इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हैं, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की बिना पर हम लोग कह सकते हैं कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। अब लास्ट प्रॉपर्टी जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड की वो ये है कि द टेम्परेचर एट विच 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सब्सटेंस को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर इज़ नोन एज ट्रांजिशन टेम्परेचर। यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर होता है ट्रांजिशन टेम्परेचर जिसके ऊपर 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म जो होती है एक सब्सटेंस की वो को एग्जिस्ट करती है। मसलन 95 जब टेम्परेचर आ जाता है तो ये मोनोक्लिनिक सल्फर मोनोक्लिनिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और रोहम्बिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करता है इस टेम्परेचर के ऊपर, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें आप तो ये मोनोक्लिनिक में चला जाता है, अगर कम करें तो ये इस रोहम्बिक फॉर्म में आ जाती है। लेकिन ये ऐसा टेम्परेचर भी नहीं है कि इस टेम्परेचर के ऊपर ये मेल्ट हो जाता है। ये जो टेम्परेचर होता है ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑलवेज लेस देन होता है इस मेल्टिंग, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट से जो मेल्टिंग पॉइंट होता है सल्फ़र का उससे कम ये ट्रांजिशन टेम्परेचर किसी भी सब्सटेंस है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है अगर उसकी ट्रांजिशन टेम्परेचर है ऐसा टेम्परेचर जिस पर उसकी 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म एग्जिस्ट करती है वो हमेशा उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।